हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बारे में हमने अभी तक देखा कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी क्या होती है, इसके कॉजेज देखे हमने, इसके साइन एंड सिम्टम्स देखे और जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इसमें माइल्ड ट्रॉमेटिक इंजरी में और मॉडरेट ट्रॉमेटिक इंजरी में, हमने वो कॉम्प्लिकेशंस देखे। साथ में हमने ये भी देखा कि इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और किन किन एज ग्रुप के लोग इसमें रिस्क में रहते हैं। तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में और जानेंगे। और अब हम जानेंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसका कैसे होता है, हम ये देखेंगे। तो अब हम हमारे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं कि इसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। तो जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होता है वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। जैसे ही किसी को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है, सर पे चोट लगती है, तो तुरंत उन्हें ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए हॉस्पिटल, जितना जल्दी हो सके। और जो सबसे पास का हॉस्पिटल हो या पास में कोई भी क्लिनिक हो या हेल्थ सेंटर हो, तो वहाँ पे तुरंत जाना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी अगर माइल्ड है, सीवियर है, मॉडरेट है, किसी भी रेंज में है, ये आपका डॉक्टर डायग्नोज करेगा। किसके थ्रू? ग्लासको कोमा स्केल के थ्रू। ग्लासको कोमा स्केल के थ्रू वो आपका डायग्नोसिस करेगा कि कितनी सीवियरिटी है, कौन सी डिग्री है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। और जैसे ही ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो, तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसमें 15 पॉइंट होते हैं। जो ये ग्लासको कोमा स्केल होता है, इसमें 15 पॉइंट होते हैं, ठीक है, जो कि मेडिकल पर्सन पर्सनली असिस्ट करता है और पता करता है कि आपकी जो ब्रेन इंजरी है वो उसकी सीवियरिटी कितनी है। और ये पेशेंट से ही पता कर सकते हैं, उनसे ही कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उनके आई के मूवमेंट, उनके हाथ पैरों के मूवमेंट और बात करने के तरीके से ये चीज़ों को पता किया जाता है कि वो कितना सपोर्टिव है बात करने में, कितना नहीं है, उसकी आंखों का क्या मूवमेंट है, क्या नहीं है, पैरों का क्या मूवमेंट है, क्या नहीं है। अगर 3 से 15 तक ग्लासकोमा के स्कोर डिवाइड रहते हैं। जितने ज़्यादा ग्लासकोमा के स्कोर रहेंगे, उतनी ज़्यादा ही सीवियर इंजरी होगी, ठीक है? और जितने कम होंगे, उतनी कम सीवियर इंजरी होगी। तो इस स्केल के बारे में हम जानते हैं। इस तरीके से बनता है ग्लासकोमा का स्केल। इसमें बिहेवियर देखा जाता है, जिसमें आपकी आई ओपनिंग रिस्पॉन्स को देखा जाता है, वर्बल रिस्पॉन्स को देखा जाता है, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स को देखा जाता है और टोटल स्कोर देखे जाते हैं। फिर इस रिस्पॉन्स में हर एक बिहेवियर का कुछ पॉइंट्स डिवाइड हैं, जैसे कि आई ओपनिंग के लिए 4 रिस्पॉन्स रखे हैं और वर्बल रिस्पॉन्स के लिए 5 रिस्पॉन्स रखे हैं, मोटर रिस्पॉन्स के लिए भी 5-6 रिस्पॉन्स रखे गए हैं, ठीक है। तो अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो उसे हम 1 स्कोर देते हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्स आएगा तो उस हिसाब से धीरे धीरे उस स्कोर को बढ़ाया जाता है। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स में अगर वो अनायास ही अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहा है, बार बार झपका रहा है, खोल रहा है, तो उसको हम 4 स्कोर देते हैं, ठीक है। और अगर वो बात करते टाइम पे उसको आप बोल रहे हैं कि आप झपकाइए, खोलिए, आपके कमांड को सुन रहा है, या खुद ही बात करते करते अपनी आंखों को बार बार झपका रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो उसे 3 हम रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आंखों में दर्द है, दर्द के साथ वो आंखें हिला रहा है, बार बार अपना हाथ आंखों के पास लेके जा रहा है, तो उसको हम 2 स्कोर देते हैं। और अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसे हम 1 स्कोर देते हैं। अब हम वर्बल रिस्पॉन्स में उसको ओरिएंटेड करते हैं टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में या पर्सन के बारे में, ठीक है। तो उसको हम 5 स्कोर देते हैं। अगर वो कंफ्यूजन में रहता है तो 4 स्कोर देते हैं। और अगर गलत शब्दों का इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज करता है किसी चीज को बताने के लिए तो 3 स्कोर देते हैं। अलग अलग साउंड निकालता है, कुछ भी हरकतें करता है, तो उसे 2 रिस्पॉन्स देते हैं। फिर
कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो 1 स्कोर आता है। मोटर रिस्पॉन्स में अगर वो कमांड को फॉलो कर रहा है तो 6 स्कोर देते हैं। अगर हाथ पैर चलाने में दर्द हो रहा है तो 5 स्कोर देते हैं। फ्लेक्शन के बाद सडन वो झटक के हाथ नीचे ला रहा है या पैर झटक के नीचे ला रहा है, यानी कि पैर उठाने के बाद, हाथ उठाने के बाद झटक के नीचे ला रहा है दर्द के साथ, तो उसे हम 4 स्कोर देते हैं। अपने आप ही हाथ उठा रहा है, अपने आप ही हाथ नीचे लेके जा रहा है, कोई कमांड नहीं दे रहा उसे, ना ही कोई जरूरत है हाथ उठाने की या पीछे लेके जाने की या पैर उठाने की या नीचे लेके जाने की, तो अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है तो उसे हम 3 स्कोर देते हैं, एबनॉर्मल एक्सटेंशन कर रहा है तो उसे हम 2 स्कोर देते हैं, और अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है तो 1 स्कोर देते हैं। तो बेस्ट रिस्पॉन्स अगर 15 आता है हमारा, ठीक है, तो वो ठीक है, और अगर 8 से या उससे कम आता है तो वो कोमा की स्टेट में हो सकता है या वेजिटेटिव स्टेट में हो सकता है, और टोटली अगर वो अनरिस्पॉन्सिव है, एक रिस्पॉन्स आ रहा है हर में, तो 3 स्कोर आता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्लासगो कोमा स्केल। फिर दूसरा डायग्नोसिस का आता है कि हमें उससे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए इंजरी के बारे में और सिम्टम्स के बारे में पूछना चाहिए। जब हम किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, खास करके ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के पेशेंट से, तो हमें उससे ये भी समझ में आता है कि वो हमसे बात किस तरीके से कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से चीजें बोल रहा है, हाथ पैरों का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं है। अगर माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है तब हम ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि मॉडरेट और सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में अक्सर पेशेंट अनकॉन्शियस आते हैं, तो ये चीजें हम उनके होश में आने के बाद भी कर सकते हैं, या अगर ज्यादा इंजर्ड है पेशेंट, बोलने की हालत में नहीं है, तो हम इसमें उसके ट्रीटमेंट के पूरे फॉलोअप के बाद हम ये चीज उनसे कर सकते हैं। अगर आप किसी अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि उसको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई है तो तुरंत उसको आपको लेके जाना चाहिए डॉक्टर के पास। साथ ही साथ अगर आपके सामने इंजरी हुई है तो आप भी साथ में जाएं डॉक्टर के पास, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो आप बता सकते हैं, कुछ चीजें वो बता सकते हैं, तो इससे लेवल ऑफ सीवियरिटी जो है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का हम वो पता कर सकते हैं। तो कुछ बेनिफिशियल क्वेश्चंस की जजिंग के लिए, सीवियरिटी के लिए कुछ डिसाइड किए हैं क्वेश्चंस जो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले उससे पूछेंगे कि ये इंजरी कैसे हुई है, ठीक है, तो वो आपको अगर बता पाएगा कि इंजरी कैसे हुई है तो बहुत अच्छी बात है। पर अक्सर ऐसा होता है कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में जो एपिसोड होता है इंजरी का वो अक्सर भूल जाता है इंसान, या उसके कुछ पहले का या उसके कुछ बाद का इंसान भूल जाता है, तो इस तरीके की चीजें भी आप इसमें नोटिस कर सकते हैं। अब हम ये भी देख सकते हैं कि पर्सन जो है अपने कॉन्शियस लेवल में है या नहीं है, ठीक है, ये हम उसके साथ जो आया है उनसे पूछ के कर सकते हैं कलेक्ट, ठीक है, और अगर अनकॉन्शियस है तो कितनी देर से है, ये हम साथ में आए पर्सन से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हम साथ में आए पर्सन से या खुद ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के शिकार हुए इंसान से हम पूछ सकते हैं कि आपने कुछ ऑब्जर्व किया है, कुछ की स्पीकिंग में, कोऑर्डिनेशन में, अलर्टनेस में कुछ बदलाव तो नहीं दिख रहे हैं आपको, इस तरीके का हम उनसे पूछ सकते हैं। और उनका सर या कोई और पार्ट बॉडी का कितनी देर तक वहां स्ट्रक रहा था जिस जगह आप गिरे रहे, ये हम पूछ सकते हैं जो आपके साथ आया हो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के साथ उनसे, या जिसे इंजरी हुई हो उससे। या फिर हम ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी फोर्स का जो आपको इम्पैक्ट हुआ है, जो इंजरी हुई है वो कितने फोर्स की थी, कितने तेजी से लगी आपको, ये चीजें हम पूछ सकते हैं। जैसे कि किसी पर्सन का सर किसी से टकराया हो, कितनी तेजी से टकराया था, कहाँ गिरा था, किससे गिरा था, कैसे गिरा था, व्हीकल से गिरा था तो कितनी देर तक रोड पे पड़े रहे, तो ये सब चीजें हम पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी पूछ सकते हैं कि किसी पर्सन ने अगर उसे मारा तो नहीं है, कुछ जो है पेनफुल कुछ लगा तो नहीं है, ये सब चीजें हम
जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का पर्सन है उससे भी पूछ सकते हैं, और उनके साथ जो आए हुए रहते हैं हम उनसे भी ये चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा इमेजिंग टेस्ट। ये इमेजिंग टेस्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम सीटी स्कैन कर सकते हैं। सीटी स्कैन जो होता है इमरजेंसी में ही परफॉर्म कर दिया जाता है। जब पेशेंट आता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का, तुरंत ही इमरजेंसी रूम में ही सीटी स्कैन कर दिया जाता है। सीटी स्कैन से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है दिमाग में, कोई क्लॉट तो नहीं जम गया है, कोई ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू कलर का एरिया तो नहीं बन गया है, सूजन तो नहीं आ गई है। इन सब चीजों को देखने के लिए तुरंत ही इमरजेंसी रूम में ही सीटी स्कैन हो जाता है। फिर मैग्नेटिक रिस्पॉन्स देखते हैं। एमआरआई जो होता है इसमें मैग्नेट की बहुत पावरफुल रेडियो वेव्स को गुजारा जाता है दिमाग से। ठीक है, इस कंडीशन को हम आफ्टर द इंजरी करते हैं, जब पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हो या सिम्टम्स दिख रहे हो, तब हम करते हैं एमआरआई। तो दो इमेजिंग टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई। फिर हम इसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटर भी करते हैं, टिश्यू स्वेलिंग देखने के लिए, जो कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के कारण हो रही हो। इसमें क्या होता है, जो क्रेनियल में जो फ्लूइड रहता है वो प्रेशर क्रिएट करता है। जो हमारा फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्कल के अगेंस्ट एक प्रेशर क्रिएट करता है, तो वो डैमेज करता है और ब्रेन को। इसके लिए एक छोटा सा प्रॉब जो होता है उसको डॉक्टर इंसर्ट करता है स्कल के थ्रू, स्कल में थोड़ा सा होल करके, और फिर वहां से प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो अंडर द लेवल है या बढ़ रहा है। ठीक है, जिससे कि फर्दर जो डैमेज है ब्रेन का वो बढ़े ना। तो इसमें हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटर भी करते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो जो माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का ट्रीटमेंट होता है उसमें यूजुअली कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं होता है। उसमें सिर्फ पेन रिलीवर्स दे सकते हैं सर दर्द को ठीक करने के लिए, क्योंकि हल्का सा सर दर्द उसमें बना रहता है, तो हम सिर्फ पेन रिलीवर्स दे सकते हैं पेशेंट को उनका सर दर्द ठीक करने के लिए। वैसे जो भी पर्सन होता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का, उसको हम पास से मॉनिटर करें तो ज्यादा सही होता है, क्योंकि कभी कभार इंजरी के जो सिम्टम्स होते हैं वो एकदम से नहीं आते हैं, बाद में आते हैं, या थोड़े महीनों बाद, वीक बाद आते हैं, या कुछ अलग ही सिम्टम्स सालों बाद आ जाते हैं। इसलिए कुछ टाइम तक खुद को मॉनिटर करते रहना चाहिए जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के पेशेंट होते हैं, कि कोई चेंजेस तो मुझे नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के जो पेशेंट होते हैं उनको रेस्ट पे रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि वो अपने दिमाग पे और अपनी बॉडी पे कोई फिजिकली ओवर रिएक्टिंग ना करे, कुछ ज्यादा सोचे नहीं, तो उसका असर डायरेक्ट दिमाग पे पड़ेगा। हो सकता है कि सिम्टम्स ना आने हो और प्रेशर के कारण आ जाए। इसीलिए हमेशा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के माइल्ड इंजरी में अगर आपको थोड़ा सा इंजरी हुई है तो खुद को रेस्ट पे रखें, ज्यादा सोचे नहीं, ज्यादा फिजिकल एक्टिव ना हो, और फिर वापस से अपने रेगुलर एक्टिव में जाने के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जब वो कह दे कि हाँ आप जा सकते हैं तभी स्टार्ट करें। और इसका जो रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली रेस्ट पे आ जाएं, मेंटली भी और फिजिकली बहुत दिनों तक। आप 2 से 3 दिन के रेस्ट पे रहें, फिर धीरे 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 अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये हुआ आपका माइल्ड इंजरी का ट्रीटमेंट। अब आता है हमारा इमीडिएट इमरजेंसी केयर। ये होता है हमारे मॉडरेट से लेके सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या फोकस रहता है, हमारा प्राइमरी फोकस रहता है कि पेशेंट को इनफ ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं, उसका ब्लड सप्लाई प्रॉपर है या नहीं, ब्लड प्रेशर मेंटेन है या नहीं, कोई दूसरी हेड इंजरी नेक में या हेड में तो नहीं हुई है। ये चीजें हम इमरजेंसी केयर में ऑब्जर्व करते हैं, डायग्नोज करते हैं। ठीक है, तो जो सीवियर इंजरी के पेशेंट होते हैं उनमें कहीं और भी
इंजरी पाई जा सकती है। इसीलिए एडिशनल ट्रीटमेंट भी रखना चाहिए इमरजेंसी रूम में, जैसे आईसीयू और सेकेंडरी डैमेज जो होता है, जैसे ब्लीडिंग के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, इन सब के लिए भी इमरजेंसी रूम में जगह बनानी चाहिए, जिससे कि उनको फटफट वहाँ पे तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाए इमरजेंसी केयर में ही। फिर आता है हमारा मेडिकेशन। तो मेडिकेशन हम दूसरी चीजों को डैमेज होने से बचाने के लिए करते हैं, और ये हम ब्रेन में आफ्टर दी इमीडिएटली हम नहीं देते हैं, थोड़े दिनों बाद शुरू कराते हैं। जैसे कि ये होता है पहले एंटी सीजर ड्रग्स। एंटी सीजर ड्रग्स जो होता है मॉडरेट टू सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के पेशेंट्स को देते हैं, क्योंकि उनमें रिस्क होता है कि उन्हें झटके महसूस हो सकते हैं। तो हमें ये फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। और इससे हमें ये फायदा भी मिलता है कि एडिशनल ब्रेन डैमेज अगर होने वाला हो झटकों से या झटके आने वाले हो, तो उसे हम पहले ही रोक सकते हैं। और अगर किसी को ऑलरेडी झटके आ चुके हों तो इसे कंटिन्यूस रखना चाहिए कुछ टाइम तक, ताकि कुछ सालों बाद भी हमें वो कंडीशन ना बने, क्योंकि हम एंटी सीजर ड्रग्स भी मेडिकेशन में दे सकते हैं। फिर आता है हमारा कोमा इंड्यूसिंग ड्रग्स। कोमा इंड्यूसिंग ड्रग्स हम इसीलिए देते हैं कि कुछ टाइम के लिए आपका ब्रेन काम हो जाए, शांत हो जाए। तो इस कारण से आपके ब्रेन को कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर वो शांत रहेगा, कम काम करेगा, तो उसे ऑक्सीजन भी कम लगेगी। इससे क्या होगा, आपकी जो ब्लड वेसल्स जो कंप्रेस हो गई या डैमेज हो गई, उनमें जल्दी रिकवरी आ जाएगी। जो प्रेशर बढ़ रहा है दिमाग में, वो भी ठीक हो जाएगा। ब्रेन सेल्स जिसमें सप्लाई कम हो चुका है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिशन का, वो भी प्रॉपरली मिल जाएगा। अगर आपका ब्रेन फंक्शन करता रहेगा तो ये थोड़ा इम्प्रॉपर मोड में मिलेगा। इसीलिए कोमा इंड्यूसिंग ड्रग्स दिए जाते हैं, ताकि आपका ब्रेन थोड़े टाइम के लिए शांत रहे और खुद को ठीक से हील कर सके। फिर इसके बाद डाययूरेटिक्स भी दे सकते हैं। ये ड्रग्स क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फ्लूइड का अमाउंट आपके टिश्यूज में, और आपका यूरिन का जो आउटपुट है, बार बार वॉशरूम जाने का आउटपुट जो है, उसको बढ़ाते हैं। और इसको हम आईवी के थ्रू भी देते हैं। इससे क्या होता है, आपके दिमाग में जो प्रेशर बढ़ रहा है, जो सेरेब्रल फ्लूइड के कारण जो प्रेशर बढ़ रहा है, वो मेंटेन रहेगा, वो कम रहेगा, जिसके कारण कि आपकी बॉडी पे जो फर्दर डैमेज होने वाला है उसको हम रोक सकते हैं। तो ये हमारा डाययूरेटिक्स और कोमा इंड्यूसिंग ड्रग्स। अब आता है हमारा सर्जरी। इमरजेंसी सर्जरी अगर यूज करना पड़े तो टिश्यू डैमेज को रोकने के लिए तुरंत इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि ब्लड क्लॉट को निकालना पड़ता है। अगर ब्रेन में बाहर या अंदर की तरफ ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण कि ब्लड क्लॉट हो रहा है, तो वो आपके ब्रेन पे प्रेशर डालेगा और ब्रेन के टिश्यूज को डैमेज करेगा। इसलिए वहां से रिमूव करना पड़ता है ब्लड क्लॉट को। अगर स्कल में फ्रैक्चर हो गया है तो उसका रिपेयर करना पड़ता है, जो कि इमरजेंसी सर्जरी में ही किया जाता है। और जो स्कल में अगर बोन पीसेस स्टक हो गए हैं तो वो फर्दर डैमेज भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए इमरजेंसी सर्जरी करके रिपेयर करना पड़ता है स्कल के फ्रैक्चर को। अगर ब्लीडिंग हो गई है ब्रेन में, तो हेड इंजरी क्या करती है, ब्लीडिंग कॉज करती है हमारे ब्रेन में, तो उसको रोकने के लिए तुरंत सर्जरी करनी पड़ती है। और साथ में स्कल में एक विंडो ओपन कर दी जाए। सर्जरी क्या करती है, सर्जरी से हम प्रेशर को रिलीज करने के लिए स्कल में एक होल करके वहां एक ड्रेन पाइप लगा सकते हैं, जो क्या करेगा, जो सर्वर फ्लूइड एक्स्ट्रा हो रहा है, जो कि प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जो कि स्वेलिंग बढ़ा रहा है, वो उस ड्रेन पाइप से थोड़ा थोड़ा बाहर आता रहेगा, जिससे प्रेशर नहीं बढ़ेगा और पेशेंट का जो फर्दर डैमेज है वो रोक लिया जाएगा। तो एक सर्जरी होती है ओपनिंग अ विंडो इन अ स्कल, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है। फिर अब हमारा ट्रीटमेंट में आता है रिहैबिलिटेशन।
तो जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है, इसको एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है। वापस से अपने बेसिक स्किल को सीखने की, जैसे चलने की, बात करने की, इन सब चीज़ों की उन्हें ज़रूरत दोबारा पड़ती है। अगर मॉडरेट टू सीवियर जो पेशेंट होते हैं, उन्हें काफ़ी लंबा रिहैबिलिटेशन लगता है। ठीक है, उन्हें अपनी जो डेली एक्टिविटी है वो उनकी कम हो जाती है, रुक जाती है, तो उसको वापस लाने के लिए हमें एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो रिहैबिलिटेशन होता है वो आपके हॉस्पिटल में भी होगा, हॉस्पिटल के बाहर भी होगा, और जब आप आपके घर पहुंच जाएंगे तब भी आपको अपना रिहैबिलिटेशन जो है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। जो रिहैबिलिटेशन होगा वो डिपेंड करेगा आपके टाइप और ड्यूरेशन पे, साथ ही साथ कितनी सीवियरिटी है आपके ब्रेन की इंजरी में उस पे। ठीक है, तो जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के पेशेंट होते हैं उन्हें रिहैबिलिटेशन की अक्सर जरूरत पड़ती है, जिसमें कुछ स्पेशलाइज्ड टीम होती है, जिनमें से पहली टीम होती है आपकी साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो रहेगा वो आपको फिजिकल मेडिसिन भी दे सकता है, रिहैबिलिटेशन भी दे सकता है, साथ ही साथ वो आगे आपको किस किस चीजों की जरूरत है रिहैबिलिटेशन में, वो ये भी आपको बता सकता है, और आपका मेंटली आपके दिमाग में क्या चल रहा है चीजों को लेके उसको भी वो रोकेगा। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट जो है वो आपको लर्निंग प्रोसेस में वापस से रीलर्न करने में मदद करेगा, आपकी जो डेली एक्टिविटीज है उसको इम्प्रूव करेगा और सुधारेगा। फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो हेल्प करेगा आपकी मोबिलिटी को मेंटेन करने में, वापस से आपका मूवमेंट पैटर्न को सही करेगा, आपके बैलेंस को सही करेगा और आपकी वॉकिंग को सही करेगा। स्पीच थेरेपिस्ट और लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो है वो इम्प्रूव करेगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, कुछ असिस्टिव डिवाइसेस भी होती हैं कम्युनिकेशन के लिए, अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो वो भी आपको स्पीच और लैंग्वेज थेरेपिस्ट प्रोवाइड करेगा। फिर आता है न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, असिस्ट करेगा आपके जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो चुके हैं उनको असिस्ट करेगा, आपकी परफॉर्मेंस को देखेगा, आपके बिहेवियर को ठीक करेगा, और क्या क्या एडिशनल चीजें ऐड हुई हैं आपके इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग में उसको भी ठीक करेगा। सोशल वर्कर और केस मैनेजर, जो सोशल वर्कर और केस मैनेजर होते हैं उनका टाइप रहता है सर्विस एजेंसी से, तो वो आपको प्रॉपर डिसीजन प्लानिंग ये सब करना बताएंगे, आपको कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करेंगे, एक प्रोफेशनल लेवल पे केयर प्रोवाइड करेंगे आपको, और आपके फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। फिर जो रिहैबिलिटेशन नर्सेस होती हैं जो कि आपका ध्यान रखती है हॉस्पिटल में भी और घर पे भी, उनकी भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो आपका पूरा डिस्चार्ज से लेके आपके डे 1 से लेके डिस्चार्ज तक आपके साथ रहती हैं, तो वो आपका हर एक चीज जानती हैं, तो एक रिहैबिलिटेशन नर्सेस भी इसमें रोल प्ले करती हैं। तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की नर्स स्पेशलिस्ट होती हैं जो कि आपकी कोऑर्डिनेटिंग केयर करती है, आपकी फैमिली को एजुकेट करती है इंजरी के बारे में और रिकवरी प्रोसेस के बारे में। रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट भी होगा जो कि आपका टाइम मैनेजमेंट और जो अदर एक्टिविटीज हैं, जो लीजर्स एक्टिविटीज हैं उनके बारे में आपको बताएगा। वोकेशनल काउंसलर जो होता है वो आपको वापस से आपके काम पे लेके आएगा, जो आपको प्रॉपर आप जिस स्टेट में है उस स्टेट में आप किस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाएगा, और जो चैलेंजेस आपको वर्क प्लेस में देखने को मिलेंगे उनसे आपको लड़ना सिखाएगा। तो ये काम होता है आपके वोकेशनल काउंसलर्स का। तो अब हम बात करेंगे हमारे फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का स्टेट क्या है अभी, वो कॉन्शियस है, अलर्ट है, कंप्रहेंड है या नहीं है, साथ में वो कुछ सीखने की कंडीशन में है या नहीं है, उस हिसाब से ही पेशेंट का प्लानिंग ट्रीटमेंट प्लानिंग डिजाइन किया जाता है। ठीक है, वो कुछ समझने की हालत में नहीं होगा तो उसे भी उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान किया जाएगा। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि पेशेंट किस कंडीशन में है, एक्टिवली कोऑपरेट कर पा रहा है या नहीं, या उसको पैसिवली चीजें करवानी पड़ेगी,
उसका अच्छा कंट्रीब्यूशन है या नहीं किसी चीज में, या सब पैसिवली करवाना पड़ेगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कि पेशेंट एक्टिवली कुछ कर पा रहा है या पैसिवली कर पा रहा है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस कैटेगरी को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में। पहला हमारा अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए और दूसरा हमारा कॉन्शियस पेशेंट के लिए। तो हमारा फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट जो होता है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए कि वो कॉन्शियस लेवल पे है या अनकॉन्शियस लेवल पे है। तो अब हम बात करेंगे अनकॉन्शियस पेशेंट के मैनेजमेंट की, कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट अनकॉन्शियस पेशेंट को कैसे ट्रीट करता है या अनकॉन्शियस पेशेंट को क्या क्या करवाना चाहिए। तो जो हमारे अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में सबसे पहले पैसिव चीजें रहती हैं, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं तो उन्हें हमें करवाना पड़ता है। कुछ में एक्टिव असिस्टेड भी देखने को मिलता है कि यानी कि वो कुछ रेंज में खुद से कर लेते हैं, फिर उसके बाद उन्हें सहायता लगती है, तो उसे एक्टिव असिस्टेड कहते हैं। तो जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उन्हें हमें पैसिव मैनेजमेंट देना चाहिए। तो अब इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहला आता है रेस्पिरेटरी केयर। तो जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका चेस्ट जो है हमेशा क्लियर रहे, हमेशा अच्छा रहे, हेल्दी रहे, क्योंकि इसका डायरेक्टली जो रिलेशन है वो पेशेंट के कॉन्शियस लेवल से होता है। जितना ज़्यादा टाइम पेशेंट अपने अनकॉन्शियस लेवल पे रहता है उतना ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है कि उसे रेगुलरली चेस्ट फिजियोथेरेपी मिले। ठीक है, जनरली चेस्ट फिजियोथेरेपी हम उसे 4 से 5 आवर के गैप में दे सकते हैं, या 3 दिन में 3 बार हम दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसके जो ब्रोंकस है, जो उसके लंग्स है, उनका हाइजीन हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। पेशेंट को प्रॉपर पोजिशनिंग में रखना चाहिए, जिसके साथ ही साथ उसको नर्सिंग स्टाफ द्वारा प्रॉपर सक्शनिंग होनी चाहिए ताकि उसका कफ बाहर निकलता रहे। नेबुलाइजेशन हमेशा देना चाहिए, जिससे कि अगर उसका कफ अगर लंग्स में फंसा हुआ है तो वो भाप के थ्रू बाहर आ जाए और फिर उसका सक्शन कर लिया जाए और उसका लंग्स क्लियर हो जाए। जो हमारे हेड इंजरी के पेशेंट होते हैं उनमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो हेड होता है हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए, एक लेवल पे नहीं होना चाहिए, कुछ डिग्री ऊपर की तरफ उठा होना चाहिए। इसका रीजन ये है क्योंकि ऑलरेडी उनके दिमाग का इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है। अगर हम उनको फ्लैट लिटा देंगे तो वो जो प्रेशर है वो रिड्यूस भी नहीं हो पाएगा, ऊपर से वो बढ़ता भी जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा उनका हेड थोड़ा ऊपर करके लेटाना चाहिए। और स्पेशली जो पेशेंट वेंटिलेटरी सपोर्ट पे है, जिनमें वेंटिलेशन लगा होता है, उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं लंग इन्फेक्शन के, क्योंकि वो इंट्यूबेट होते हैं, उनके गले से नली गई होती है, तो उन पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर उनकी सक्शनिंग होना चाहिए और उनका हेड का मूवमेंट भी थोड़ा उठा हुआ आना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से हेड जो है कुछ डिग्री ऊपर की तरफ रहना चाहिए, जिससे कि उनका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है ब्रेन में वो बढ़े ना वापस से, बल्कि कम होता रहे। अब आता है हमारा उनके कॉन्ट्रैक्चर्स को रोकना और उसकी डिफॉर्मिटी को रोकना। तो पैसिव मूवमेंट करवा के हम पेशेंट के कॉन्ट्रैक्चर और डिफॉर्मिटी को रोक सकते हैं। हर एक जॉइंट का पर्टिकुलर मूवमेंट होता है, उन्हें हम पैसिवली करवाते हैं। हर एक मूवमेंट को, हर एक जॉइंट का जो मूवमेंट होता है उसको कम से कम 8 से 12 बार रिपीट करवाना चाहिए और दिन में 3 से 4 बार तो उसको वो पैसिव मूवमेंट देना चाहिए। और साथ ही साथ चाहे तो फिजियोथेरेपिस्ट उनके जो अटेंडर है उनको भी ये प्रोटोकॉल समझा सकते हैं ताकि वो भी पैसिवली ये चीजें करवा सकें। साथ ही साथ पैसिव मूवमेंट के साथ साथ जेंटल रिदमिक स्ट्रेचिंग, यानी कि बहुत लाइटली रिदमिक में रिदम के साथ स्ट्रेचिंग करवाना चाहिए बाई आर्टिकुलर मसल्स की, यानी कि बाई आर्टिकुलर मसल्स वो होती हैं जो एक साथ दो जॉइंट से कनेक्ट हों। ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है टाइटनेस डेवलप होने का, इसीलिए उनमें स्पेशली हमें जेंटल रिदमिक स्ट्रेचिंग करवाते रहना चाहिए जिससे कि उनमें टाइटनेस ना हो।
तो क्या होता है जब मसल टोन कम हो जाती है हमारे मसल्स की, तो उस समय जो पैसिव मूवमेंट होते हैं और जो स्ट्रेचिंग होती है वो हमें स्पेशली देना चाहिए, ताकि हम उसकी टोन को मेंटेन कर सकें और उसकी रेंज ऑफ मोशन जो है जॉइंट को उसको भी हम मेंटेन कर सकें। और अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं पैसिव मूवमेंट और स्ट्रेचिंग से, तो हम उसको पोजिशनिंग दे सकते हैं या स्प्रिंग दे सकते हैं, जो कि उसके कॉन्ट्रैक्चर्स को रोकेगा और बढ़ने नहीं देगा। तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्चर डिफॉर्मिटी के लिए हम पैसिव मूवमेंट देते हैं या फिर स्लाइड हम उसको जेंटल रिदमिक स्ट्रेचिंग देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा हिप नी का जेंटल मूवमेंट जो होते हैं वो पैसिव मूवमेंट कैसे देते हैं। तो हिप और नी का फ्लेक्शन हम कैसे दे सकते हैं। आपको जो थेरेपिस्ट है उसका एक हाथ जो रहेगा वो लेग के पास रहेगा, दूसरा जो रहेगा उनका नी के पास रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से एंकल जॉइंट के पास एक हाथ रहेगा थेरेपिस्ट का और एक हाफ जो आपका लेग है वहां रहेगा। तो हमारा डायरेक्शन जो रहेगा नी का हमें चेस्ट की तरफ लेके आना है, और जो नी का जो कैप रहेगा वो ऊपर दीवार की तरफ रहेगा। ठीक है, इस मूवमेंट में हमें ये ध्यान देना है कि हमें हिप में ट्विस्ट नहीं करना है मूवमेंट के टाइम पे, और जो हमारा फुट है वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा, हिप की लाइन में ही रहेगा, आड़ा टेढ़ा नहीं होगा, एकदम हिप की लाइन में ही हमारा फुट रहेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए इस तरीके से पोजीशन रहेगी, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहेगा, एक हाथ जो रहेगा हमारी एड़ी की तरफ रहेगा थेरेपिस्ट का, दूसरा हमारा जो रहेगा वो नी के पास रहेगा। मूवमेंट है कि हमें नी को चेस्ट के पास लेके आना है, फिर वापस से उसकी न्यूट्रल पोजीशन में लाना है। ठीक है, तो ये हुआ आपके हिप और नी का फ्लेक्शन। ओके, आपको जो है अपने नी को चेस्ट के पास लेके आना है, तो आपका होगा हिप नी का पैसिव फ्लेक्शन। फिर आता है हमारा हिप का रोटेशन। तो एक हाथ जो रहेगा वो थाई के पास रहेगा और दूसरा हाथ जो रहेगा वो नी के पास रहेगा। ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये देखिए इस तरीके से एक हाथ जो है वो थाई के पास और एक हाथ जो है वो नी के पास ऐसा घूम के आएगा। फिर इस तरीके से हमें हिप नी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाना है। मूवमेंट होगा कि आपको पहले लेग को पुल करना है आपकी तरफ और फिर खुद से दूर लेके जाना है। ठीक है, इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इतना ज्यादा रेजिस्टेंस लगा के नहीं खींचना है कि दर्द होने लगे। जेंटल रेजिस्टेंस के साथ हमें ये मूवमेंट करवाना है। तो पहले आपका मूवमेंट रहेगा आपकी तरफ, ये एरो देखिए, फिर खुद से दूर मूवमेंट करना है। तो इसमें आपका हिप का इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन होगा। फिर आता है हमारा हिप का अबडक्शन। तो इसमें जो है आपको लेग पकड़ना है एक हाथ से और दूसरा हाथ जो रहेगा आपके नी पे रहेगा। ठीक है, हील के पास आपको पकड़ना है एक हाथ से, जिससे आप अपनी हील को, जिससे आप पेशेंट की हील को स्टेबलाइज कर सके हिप जॉइंट के लिए। ठीक है, और आपका जो नी है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा। आपका मूवमेंट रहेगा, पहले आपको पैर को खुद के पास लेके जाना है, फिर वापस से उसकी स्टार्टिंग पोजीशन पे लाना है। ठीक है, आपको पहले मूव करना है, पैर को खुद के पास लेके आना है, कम से कम 45 डिग्री का आपको उसमें मूवमेंट करवाना रहेगा हिप अबडक्शन में। फिर वापस से आपको उसके वापस बेड के पोजीशन पे लाना है। तो ये होगा आपका हिप का अबडक्शन। फिर हमारा आता है एंकल का रोटेशन। एंकल रोटेशन में आपका जो नी है वो स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, एक हाथ जो है आपको एंकल पे रखना है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, दूसरा जो हाथ है वो आपके फुट के पास रहेगा। फिर आपके फुट को आपको इनवर्ट और आउटवर्ड करते हुए एक सर्कल बनाना है। एंकल रोटेशन आपको पहले अंदर की तरफ करना है, फिर बाहर की तरफ करना है। तो एक घुमाते हुए हमें सर्कल बनाना है, इनवर्ट अंदर की तरफ और बाहर की तरफ करते हुए। तो ये हमारा होगा एंकल रोटेशन। फिर आता है हमारा टो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, तो
एक हाथ जो रहेगा आपका फुट पे रहेगा, आपके टोज के ऊपर, उनको स्टेबलाइज करने के लिए। दूसरा हाथ जो रहेगा आपके टोज पे रहेगा, जो हल्का सा स्ट्रेच भी देगी आपके पैरों की फिंगर्स को। तो पहले आपको क्या करना है, नीचे लेके जाना है उंगलियों को, फिर ऊपर लेके आना है उंगलियों को। टो का फॉरवर्ड मूवमेंट और फिर बैकवर्ड मूवमेंट। पहले एक हाथ आपका जो रहेगा आपके फुट पे रहेगा, जो कि स्टेबलाइज करेगा। दूसरा हाथ जो रहेगा वो टोज पे रहेगा, जो कि उनमें मूवमेंट करवाएगा। पहले आपको उंगलियों को नीचे की तरफ लेके जाना है, फिर उंगलियों को ऊपर की तरफ लाना है। तो ये होगा आपका टो का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फिर आता है हमारा हील कॉर्ड स्ट्रेचिंग। इसमें आपको कप तरीके से पकड़ना है आपकी हील को एक हाथ से, ठीक है। फोरआर्म भी सपोर्ट करेगा आपके फुट के टोज को, ठीक है। आपको उन टोज के, उन बॉल्स की मदद से ही फॉरवर्डली उसको लेके जाना है, ठीक है। बेंड करना है फुट को टुवर्ड दी नी। तो इसमें आपको कहाँ, आपके लेग के पीछे की जो मसल है वहां स्ट्रेचिंग फील होगी। इस तरीके से देखिए, आपका हथेली से आपको हील को कप के आकार में पकड़ना है। फोरआर्म जो है आपके जो अंगूठे की बॉल्स होती है इस एरिया में, उसको सब स्टेबलाइज करेगा फोरआर्म। और फिर आपको इस डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग देनी है। तो आपको आपके लेग के नीचे इस तरफ को आपको स्ट्रेचिंग फील होगी। फिर दूसरा स्ट्रेचिंग क्या करनी है, आपको पैर को नीचे की तरफ लेके जाना है। आप सेम पोजीशन में ग्रैब करेंगे, बस जो आपका एंकल को स्टेबलाइज कर रहा था हाथ, वो अब फुट की तरफ, टोज की तरफ आप उसे रखेंगे और डायरेक्शन रहेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम हील कॉर्ड की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, दोनों तरफ से, आगे तरफ से भी और पीछे तरफ से भी। और इसे रिपीट करना है, पर ये ध्यान रखना है कि इसमें नी जो है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। नी का कोई मूवमेंट नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ हमें एंकल ज्वाइंट का मूवमेंट करना है। फिर आता है हमारा लंबर रोटेशन। इसमें आप अपने नी को बेंड करेंगे और साथ में लाएंगे। फिर एक साइड आप इसे अपने हिप से टर्न करेंगे, ठीक है। जितना हो सके उतना दूर हमें इसे लेके जाना है। इस तरीके से नी आपका बैंड रहेगा और दोनों नी साथ में रहेंगे। फिर थेरेपिस्ट को अपनी तरफ आपके नीज को लेके आना है, दूसरे हाथ से आपको कंधा भी स्टेबलाइज करना है, ताकि पेशेंट पूरा एक साइड लाइन की पोजीशन में ना आ जाए। इससे क्या होगा, आपके लंबर में रोटेशन आएगा इस जगह पे, ठीक है। तो ये आपका लंबर रोटेशन। फिर हम करेंगे हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच। इसमें नी और हील जो है वो स्लोली स्लोली ऊपर उठाए जाएंगे सपोर्ट के साथ। तो आपको जेंटल स्ट्रेचिंग फील होगी आपकी हैमस्ट्रिंग मसल में इस जगह पे। आप जितना सीधा करते जाएंगे अपने नी और एंकल को, उतना ज्यादा आपको स्ट्रेचिंग फील होगी आपके हैमस्ट्रिंग के पास। तो ये होगा आपके हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग। इसे भी आपको मेंटेन करना है और रिपीट करना है। ध्यान दीजिएगा कि नी और हील जो है वो स्ट्रेट रहेंगी, इसमें नी और हील बैंड नहीं होगी। अब आता है हमारा एल्बो का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन के लिए हमें अपर आर्म को होल्ड करना है। एक हाथ जो है वो कोहनी पे रहेगा, दूसरा हाथ जो है हमारे फोरआर्म पे रहेगा। फिर इसके बाद हमें हमारे एल्बो की तरफ से बेंड करना है, अपने फोरआर्म को लेके जाना है शोल्डर की तरफ और फिर वापस से उसे स्ट्रेट करना है, ठीक है। एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैसे होगा, आपका एक हाथ जो है वो कोहनी के पास रहेगा, दूसरा आपकी कलाई पे रहेगा। फिर कोहनी की तरफ से हमें हाथ को मोड़ना है और ये हमारी जो कलाई है उसको लेके जाना है शोल्डर के पास और फिर वापस से उसे स्ट्रेट करना है। तो ये होगा आपके एल्बो का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब आता है हमारा शोल्डर का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इसमें एक हाथ जो है वो रिस्ट पे रहेगा, दूसरा हाथ जो है वो आपकी कोहनी पे रहेगा, पकड़ बनाएगा आपके कोहनी के जॉइंट पे, जिससे कि वो स्टेबलाइज रहे। आपका हाथ जो है, जो गद्दी है आपकी हथेली जो है वो
जब आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे हाथ, तो वो अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, आपके अंदर के शरीर की तरफ उसका फेस हो जाएगा, बट आपका एल्बो स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका हाथ है वो ऊपर की तरफ हमें लेके जाना है, हाथ अपनी हथेली को अंदर की तरफ मोड़ के ये मूवमेंट करिएगा तो इजीली होगा, ठीक है। फिर आता है आपके शोल्डर का इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन। एक हाथ जो है वो कोहनी पे रहेगा, दूसरा हाथ जो है वो फोरआर्म पे रहेगा, और फिर हमें शोल्डर लेवल पे ही अपने हाथ को शोल्डर के पास लेके जाना है और शोल्डर से दूर लेके जाना है, यानी कि जो पहली बार का डायरेक्शन होगा वो इस मूवमेंट में जाएगा आपके सर के पास, फिर वापस आएगा, फिर दूसरा जो होगा आपके जो 90 डिग्री का एंगल है उससे हमें दूर लेके जाना है, आपकी कमर के पास आएगा वो मूवमेंट। तो इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन के लिए पहला मूवमेंट जो होगा हमारे शोल्डर का, वो आपके सर के पास जाएगा टर्न होते हुए, फिर आपके बेली के पास या कमर के पास आएगा दूसरा रोटेशन। तो ये होगा आपके शोल्डर का इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन। अब आएगा हमारे फिंगर और रिस्ट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इसके लिए आपका एक हाथ जो है वो आपकी कलाई पे रहेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा, और फिर इसके बाद आपको आपकी रिस्ट को इस तरीके से नीचे की तरफ लेके जाना है, फिर वापस स्ट्रेट लाना है, फिर इस तरफ उसको झुकाना है अपने फोरआर्म के साइड। जो आपकी उंगलियों की डायरेक्शन होगी वो रिस्ट के मूवमेंट में, कोहनी के मूवमेंट में पहले वो रहेगी किस साइड में, पीछे की तरफ जाएगी, इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ लेके जाना है, और फिर जो उसकी उंगलियां हैं फिर वो फोरआर्म के पास लगेगी, यानी कि इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ लाना है। सेम यही चीज आपको फिंगर्स के साथ करनी है। फिंगर को पहले अंदर की तरफ मोड़ना है, मुट्ठी बनानी है, और फिर उसके बाद बाहर की तरफ लेके जाना है मुट्ठी खोल के, ठीक है। तो ये आपके फिंगर का मूवमेंट हो गया। पहले आप मुट्ठी बनाएंगे तो फिंगर फ्लैक्शन, फिर मुट्ठी खोलेंगे तो फिंगर एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अपने फिंगर का और रिस्ट का फ्लैक्शन और एक्सटेंशन। अब आता है हमारे थंब का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इस तरीके से आप अपने थंब को अंदर और फिर बाहर करेंगे तो आपके थंब का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपके थंब का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब आता है प्रेशर सोर्स। प्रेशर सोर्स को कैसे प्रिवेंट करें। काफी लंबे समय तक अगर कोई पेशेंट बेड पे लेटा रहता है तो उसके बॉडी के जो बोनी प्रोमिनेंस एरियाज होते हैं वो अफेक्ट होने लगते हैं, और उनमें प्रेशर सोर्स बनने लगता है, क्योंकि वहां पे सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जाता है, क्योंकि वो जगह हमेशा दबी हुई रहती है, बोनी प्रोमिनेंस जो एरियाज रहते हैं वो हमेशा दबी हुई रहती है, इस कारण से वहां पे प्रॉपरली हमारा पहुंच नहीं पाता है सर्कुलेशन, जिस कारण से क्या दिक्कत देखने को मिलती है कि वहां पे प्रेशर सोर्स बनने लगते हैं। वो एरियाज होते हैं जैसे कि लेटरल मेलुलस हो गया, नी में अंदर की तरफ, और हमारी ईशियल टिब्रोसिटी हो गई, सैक्रम हो गया, ऑसिपुट हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर सोर्स बनने लगते हैं। तो इस इस कंडीशन में हमें क्या करवाना चाहिए, पेशेंट को हर 2 घंटे में टर्न करवाते रहना चाहिए, सुपाइन से साइड लाइन में उसको टर्निंग करवाते रहना चाहिए, दोनों तरफ, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। तो इससे क्या होगा, वो प्रेशर वाले जो एरियाज है वहां पे सर्कुलेशन आएगा, हवा भी लगेगी, तो वहां पे प्रेशर सोर्स बनने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, तो अगर प्रेशर सोर्स भी है वहां पे ऑलरेडी ही तो वो भी कम होंगे। और साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अपने पेशेंट को वाटर बैग वाला जो बेड आता है, जो गद्दा आता है, या फिर एयर बैग जो आते हैं, एयर बेड जो आते हैं उनके ऊपर लेटाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़े उठे हुए होते हैं, उनमें गैप होते हैं बीच बीच में, तो क्या होता है, और वो मुलायम भी होते हैं, तो क्या होता है, वेट डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है बॉडी में प्रॉपरली, जिस कारण से जो प्रेशर सोर्स के एरिया जो मैंने अभी आपको बताए हैं वहां पे प्रेशर डायरेक्टली नहीं पड़ता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, उस कारण से वहां पे प्रेशर सोर्स नहीं बनते हैं।
सर्कुलेशन बढ़ता रहता है और वो हील होते रहते हैं या फिर होने के चांसेस कम होते रहते हैं। तो जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उन्हें हमेशा साफ रखना चाहिए, ठीक है। उनके कपड़े हमेशा रेगुलर मोड पे बदलते रहना चाहिए। स्किन में इन्फेक्शन से बचने के लिए हमेशा वहाँ पे मॉइस्चराइजर लगाते रहना चाहिए और साथ ही साथ जब वो नहाते हैं तो उसके बाद उस एरिए को ड्राई भी करना चाहिए क्योंकि पानी से इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए ना तो ज्यादा पानी उनके शरीर पर रहना चाहिए ना स्किन ड्राई होनी चाहिए। इस मैनर को करेक्ट वे में हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। साथ ही साथ प्रेशर सोर्स के जो एरियाज होते हैं वहां पे मसाज देना चाहिए। प्रेशर सोर्स के ऊपर नहीं देना चाहिए। जो आस गोल अगर कोई गोल प्रेशर सोर्स है तो उसके चारों तरफ आप मसाज दे सकते हैं। मसाज से क्या होगा, उनका सर्कुलेशन जो है वो बढ़ेगा और उस कारण से हीलिंग प्रोसीजर भी जल्दी बढ़ेगा और साथ ही साथ प्रेशर सोर्स कम होंगे। और अगर आप उनको स्पॉन्ज बाथ दे रहे हैं तो पेशेंट का जो हाइजीन है वो भी मेंटेन रहेगा। स्किन में अगर कोई भी इंफेक्शन है या रैशेस पड़ रहे हैं जिसका से इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हैं तो वो भी मेंटेन रहेंगे। इसलिए पेशेंट को बराबर स्पॉन्ज बाथ देते रहना चाहिए, पर स्पॉन्ज बाथ के बाद पेशेंट को ड्राई भी रखना चाहिए जिससे कि उसका इन्फेक्शन कम हो। फिर इसके बाद अगर प्रेशर सोर्स बढ़ रहा है तो वो क्या करता है, रिहैबिलिटेशन जो है प्रोसेस जो है उसमें इंटरप्ट करता है। इसलिए हमेशा प्रेशर सोर्स ना हो इस तरीके को अपनाना चाहिए और उन्हें प्रिवेंट करना चाहिए क्योंकि फिर उसके बाद पेशेंट को वापस से सही कंडीशन में लाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि प्रेशर सोर्स जो होते हैं, जो अल्सर्स बन जाते हैं, फफोले टाइप के पड़ जाते हैं, वो बहुत दर्द देते हैं और अगर डीप हो जाते हैं तो उसमें से फ्लूइड निकालने के लिए उनमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो जो प्रेशर सोर्स के एरियाज हैं उस पर इस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं। स्ट्रेट में अप एंड डाउन, रिंगिंग यानी कि मसल्स को उठा के आप उसे छोड़ दें, पिक करें फिर छोड़ दें। इस तरीके से सर्कुलर मूवमेंट भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो आप ये 3 मूवमेंट ऊपर नीचे करना, अपने स्किन के ऊपर हाथ को ऊपर नीचे करना प्रेशर के साथ, सर्कुलर करना और पिक करके छोड़ना, ये मूवमेंट आप प्रेशर सोर्स के बगल में भी कर सकते हैं और प्रेशर सोर्स के जो कॉमन एरियाज हैं आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट में प्रेशर सोर्स डेवलप हो गए हैं तो उसको हील करने के लिए ओजोन थेरेपी दे सकते हैं, यूवीआर दे सकते हैं, इंफ्रारेड दे सकते हैं या डायरेक्ट करंट भी आप दे सकते हैं। और आइस की मसाज भी कर सकते हैं प्रेशर सोर्स के चारों तरफ। वो हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाएगा और अच्छी रिकवरी देगा। आप उसके ऊपर ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। मोडालिटीज लगाने से पहले जो ओजोन थेरेपी है, यूवीआर है, इन सबको अप्लाई करने से पहले वहाँ पे स्टेराइल ड्रेसिंग करें जो कि मुलायम पट्टी और हवादार पट्टी होती है, उसकी ड्रेसिंग करके रखना चाहिए। अब आता है हमारा सेंसरी स्टिमुलेशन। सेंसरी स्टिमुलेशन बहुत जरूरी होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए ताकि वो अपनी स्किन का जो सेंसेशन है वो एक्टिव रखें। इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उन्हें एक टैक्टाइल स्टिमुलेशन दे सकते हैं जैसे कि कॉटन को रब करना स्किन के ऊपर, ठीक है, रुमाल रब करना, ठीक है। आप जो स्पॉन्ज बाथ से जिससे मिला रहे हैं उसको भी आप रब कर सकते हैं स्किन के ऊपर। इससे क्या होगा, पेशेंट का स्किन का जो सेंसिटिव स्टिमुलस है वो एक्टिव रहेगा। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर पेशेंट धीरे 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 कॉन्शियस लेवल पे आ रहा है तो उससे ऑडिटरी कमांड दें कि आप बताइए कि आपकी कोहनी किधर है तो पेशेंट बताएगा कोहनी किधर है। फिर आप उससे पूछे कि आपकी उंगलियां किधर है, पेशेंट बताएगा उंगलियां किधर है। तो इस तरीके से आप उसे सेंसरी स्टिमुलेशन भी दे सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का ट्रीटमेंट टॉपिक, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट टॉपिक अनकॉन्शियस पेशेंट का। इसमें हमने डायग्नोसिस देखा, सर्जरीज देखी और अनकॉन्शियस पेशेंट का फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कैसे देते हैं हमने
ये देखा। अभी हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे कि कॉन्शियस पेशेंट अगर है तो उसको हम कैसे फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो और ये आपको हेल्दी रखने में, फिट रहने में मदद करे। थैंक यू सो मच।